हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट ओनली ऑन पैंथियन एडू। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसान फिर से आंदोलन कर रहे हैं। इनका आंदोलन सितंबर 2020 से चालू हुआ था और कारण वही था, सरकार ने जो एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए 3 बिल को पास करवाया था, उसको लेकर के शुरू से विरोध बना हुआ है। सितंबर 2020 में जब ये बिल पारित हुआ था तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, काफ़ी आपको मटेरियल्स भी मिले होंगे, काफ़ी इस पर वीडियोस भी बने थे, आप सबने इन सबको देखा होगा। मैं उस समय फॉलो नहीं कर पाया था इन सारी चीज़ों को, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाए थे। अभी मैंने जब इस पर फिर से देखा तो मुझे ये जान करके बहुत हैरानी हुई कि ज़्यादातर वीडियोज़ जो हैं वो एक तरफा व्यू रख रहे हैं। खास करके एकेडमिक लेवल के जो वीडियोज़ हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके मिलियन व्यूज़ हैं, उन्होंने जो बनाया वो एक तरफा व्यू रख रहे हैं और सिर्फ उन्होंने इसकी नेगेटिव साइड्स को हाईलाइट किया, जो कि एक वन साइडेड व्यू है और इस पे सही तरीके से इस पूरे के पूरे इवेंट को, इस पूरे इशू को एड्रेस नहीं करता है, सही इसके साथ जज नहीं करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे अपना व्यू पॉइंट बताऊं। आजकल लोग बहुत सारी अच्छे सरकारी चीज़ों को, सरकार के किसी कदम को तारीफ़ करने से इसलिए बताते हैं कि उनके इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटी है उस पर लोग डाउट करते हैं, कहीं उनको डर लगता है उनको भक्त ना बोल दिया जाए। एनीवेज, सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस चीज़ पे, ये चीज़ पे चर्चा कभी नहीं हुई कि आखिर सरकार ने इस बिल को लाया क्यों, इस बिल को लाने की ज़रूरत क्या थी, इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट का इस पर क्या मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है और किसान के जो एप्रीहेंशंस हैं, उनके डर है, उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मतलब इस पर गवर्नमेंट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू का ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसानों का डर जो होगा वो गलत होगा या वो विरोध कर रहे हैं तो वो टोटली गलत हैं। तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये टोटल बिल, इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं और क्या किसान का आंदोलन सही है या इसके पीछे पॉलिटिक्स हो रही है या सरकार वाकई समझने में गलत कर रही है, सरकार की ही गलती है। इसी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करके घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। और अगर आप करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को फॉलो करते हैं और अगर आपकी इंटरेस्ट उसमें है तो आप न्यूज़ इनसाइट देख सकते हैं। जब भी कोई बर्निंग टॉपिक आती है उसके ऊपर न्यूज़ इनसाइट अवेलेबल होता है। दोस्तों, 70 साल से हम इस बात पे तो अग्री करते हैं कि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी कृषि सेवा, हमारे किसी क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है जिस हिसाब से बाकी सेक्टर्स में हुए हैं। हम ये कहते हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमने देखा कि हमारे इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जीडीपी में जितना एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होता था वो घट करके सबसे कम हो गया। हम सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि हम एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं। लेकिन एग्रीकल्चर का भला नहीं हुआ और उससे जुड़े लोग का भला नहीं हुआ, जो कि आधी से ज़्यादा आबादी और 60% के करीब का वर्क फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। कारण क्या रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर के पिछड़े होने की बहुत सारी कारण ये रही है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती रही है एग्रीकल्चर को उठाने के लिए, उसमें हमारा अप्रोच थोड़ा गलत रहा है। आज़ादी के बाद से हमारा एग्रीकल्चर पे जितनी भी प्लानिंग एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी, हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमारी सोच जो थी वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी। हमने चीज़ों को एग्रीकल्चर में सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने का ध्यान दिया। खास करके अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति पे बात करें तो हमने इस चीज़ पे जोर दिया कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे बढ़े। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर कॉलेजेस के जो सिलेबस डिज़ाइन किए गए हैं उसमें भी प्रोडक्शंस पे ही बात की गई है। पोस्ट हार्वेस्ट के ऑपरेशंस पे हम थोड़े पीछे रह गए। एग्रीकल्चर की यहाँ तक कि इसमें सिर्फ हमने 60 के दशक में एपीएमसी बनाया और एपीएमसी फिर एमएसपी का प्रोविज़न लाया ताकि आगे चल कर के किसानों को राहत दिया जा सके। इस सारे के सारे सिस्टम में मौजूदा आज के डेट में हम कहाँ पे टिके हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे देश में किसानों को एक सप्लाई चेन की व्यवस्था की कमी महसूस करता है। हम आज के डेट में किसी भी हाल में डेफिसिट के कंडीशंस पे नहीं है, हम एग्रीकल्चर में सरप्लस कंडीशन पे है, 2-1 फसलों को छोड़ दें तो। आज हमारे पास समस्या ये नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन कम है, हमारे पास समस्या ये है कि इस प्रोडक्शन को खपा नहीं पाते हैं और एक
क्लियर सी कंडीशन ये दिखती है कि बाजार में ओवर प्रोडक्शन होता है तो किसान का सीधा नुकसान होता है। आज ही अखबार में आया कि मूली की फसल को एक किसान ने ट्रैक्टर से बर्बाद कर दिया क्योंकि उसको सही उसके दाम नहीं मिल रहे थे। तो ये समस्या थी कि आखिर इसको किस तरीके से एक ऐसा सिस्टम को डेवलप किया जाए कि किसान को सही दाम मिले और लोगों को भी उस उपज का फ़ायदा मिल सके। तो प्रेजेंट व्यवस्था आज हमारी ये है कि जैसा आप जानते हो कि किसान अगर उसकी फसल उपजती है तो उसको वो लेकर के मंडी में जाता है। सरकार की बनाई हुई एपीएमसी मंडियां जो होती है, जो बाजार समिति कहलाती है, या पंजाब हरियाणा यूपी में इसको मंडी कहते हैं, वहाँ पे सामान बिकता है। और अगर नहीं बिके तो सरकार उसको एमएसपी पे परचेज करती है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य होता है जो मूल्य सरकार घोषणा करती है 23 फसलों पे, रबी और खरीफ की, कि अगर बाजार की कीमत इस बेंचमार्क से कम होगी तो हम उस प्राइस पे खरीद लेंगे। यानी एक तरीके का अश्योरेंस रहता है कि ये अश्योरेंस है कि सरकार की तरफ से अगर बाजार में नहीं बिका तो सरकार है खरीदने के लिए। मगर मौजूदा स्थिति ये है कि हम आज आंकड़ों की अगर हम पाएं तो शांता कुमार समिति के जो हवालों से हम ये कहें तो 2005-06 की भी स्थिति ये बताई गई थी कि आज भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 से 6% की प्रोक्योरमेंट जो होती है एमएसपी के जरिए होती है, यानी कि ये काफ़ी कम है। कारण क्या है कि सरकार 23 फसल पे अनाउंस तो जो करती है एमएसपी की, 22 से 23 फसल की अनाउंस तो करती है, लेकिन उसकी खरीदारी सिर्फ चावल और गेहूं की ही मास लेवल पे होती है। बाकी इक्का दुक्का फसल की खरीदारी होती है और बड़े लेवल पे इसकी और खरीदारी नहीं होती है। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि अगर हम बात ये करें तो किसान को आज भी अपनी फसल को प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा सप्लाई चेन सिस्टम जो है वो बिल्कुल पुराना है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार ने 3 बिल बनाए, जो कि कई कमिटीज़ का परामर्श को ध्यान में रखते हुए, कई लेवल पे चर्चा करते हुए, और इनफैक्ट उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया जो कि पुरानी गवर्नमेंट्स ने भी आगे बढ़ाया था। ये ऑन रिकॉर्ड है कि कांग्रेस ने 2019 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में कहा था कि वो एपीएमसी को हटाना चाहती है, मंडी को हटाना चाहती है, क्योंकि किसी को भी जो अगर जानकारी है उसको पता है कि ये सिस्टम काफ़ी पुराना हो चुका है और 70 साल से इस सिस्टम ने कुछ भला नहीं किया है। तो एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो सरकार ने जो 3 बिल लाए, इस 3 बिल की टेक्निकलिटीज़ में नहीं फंसाते हुए मैं आपको सिंपल बात ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल बेसिकली जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, एग्रीकल्चर में मार्केटिंग को बढ़ाने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ इसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को शामिल करने की कोशिश की गई है। 1991 के बाद से आपकी इकोनॉमी मार्केट बेस्ड है और गवर्नमेंट का प्रोटेक्शनिज्म जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। जी हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि फार्मर्स बहुत गरीब हैं, फार्मर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बिल का मुख्य उद्देश्य मार्केटिंग को बढ़ाना है, सप्लाई चेन को बढ़ाना है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तीनों बिल जो हैं उसमें से एक बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, दूसरा बिल है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। बड़े लंबे चौड़े नाम हैं, लेकिन इन सारे बिलों का बिल जो होते हैं, एक्ट जो बनते हैं, उनका इसी तरीके से नाम होता है, लंबा चौड़ा नाम होता है। तो ये सारे के सारे जो बिल्स आए हैं, इन सारे बिल्स का मुख्य मकसद जो है वो यही है कि किसान की अपनी उपज को किस तरीके से सही ढंग से बेच सकता है, और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उनकी भी सहूलियत के लिए है। पहला बिल जो है, यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट जो है, ये बिल जो है बेसिकली इसका मुख्य बिंदु ये है कि किसान को ये सहूलियत प्रदान करता है कि वो कहीं पर भी अपने फसल को बेच सकता है। उसको एपीएमसी में ही बेचने की आवश्यकता नहीं है, उसको अगर बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है तो वो वहाँ पे बेच सकता है। इसका मुख्य बिंदु, इस बिल का मुख्य उद्देश्य यही है। अब इसमें किसान की अपनी मर्जी पे छोड़ा गया है, वो चाहे
तो मंडी सिस्टम में बेच सकता है, एग्जिस्टिंग मंडी सिस्टम जहाँ पे एग्जिस्ट करती है वहाँ पे बेच सकता है, वो चाहे तो बाज़ार में कहीं और बेच सकता है। इसके लिए सरकार ने कई तरीके के एप्लीकेशंस लाए हैं। आपने ई नाम के बारे में सुना होगा। आजकल डिजिटल हर घर में गांव के लेवल तक लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और कई लेवल पे मार्केटिंग की जा सकती है, डिजिटल मार्केटिंग भी के जरिए भी भेजा जा सकता है। और अगर वो चाहे उसको मंडी में सहूलियत है तो मंडी में भी बेच सकता है। इसको हटाने का कहीं पर भी प्रोविज़न नहीं किया गया है और ये इस पे बेचा जा सकता है। साथ ही साथ इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सरकार ने कई तरीके के से कई स्कीम्स चलाई है। आपको पता होगा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फ़्लाइट्स पे सब्सिडीज़ दी जाती है फार्म प्रोड्यूस के लिए। स्पेशल ट्रेन चलती है, स्पेशल रैक्स चलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं जिससे कि फास्ट मूवमेंट हो सके। तो ये एक इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए है। दूसरा बिल जो है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में नई चीज़ नहीं है। पेप्सिको का मॉडल है यहाँ पे अवेलेबल। जो आप लेस के चिप्स खाते हो वो कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं फार्म के साथ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बेसिकली फंडा ये है, पूरी दुनिया में कई जगह पे चलता है, अपने देश में भी है, ये कई लेवल पे चल रहा है। एग्रो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जो होती है वो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दोनों का अपनी अपनी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ बनती है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनी जो होती है उनको कई तरीके के सपोर्ट्स देती है, जैसे उसको जिस तरीके की फसल चाहिए उसको सीडलिंग्स देंगी, उसको सपोर्ट करेंगी और ये अश्योरेंस देती है कि हम आपके प्रोड्यूस को खरीदेंगे एक प्री डिटर्मिन प्राइस पे। तो इससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकता है। कई जगह पे इसके कंप्लेंट्स भी हैं, लेकिन इसके कंप्लेन को रिड्रेसल के लिए भी सीधे सीधे दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इसको कंप्लेन किया जा सकता है। अभी रिसेंटली हमने सुना कि इसमें एक कंपनसेशन भी मिला है महाराष्ट्र के एक किसान को, एमपी के एक किसान को इसमें कंपनसेशन भी मिला, अगर इसमें अलग हटते हैं तो। इसमें सारी के सारी इसमें अपर हैंड फार्मर को दिया गया है और कहीं पर भी यहाँ पे लैंड मॉर्गेज रखने की या लैंड गिरवी रखने की, लैंड बेचने वाली कोई बात नहीं है। किसान चाहे तो अपनी तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट को स्क्रैप कर सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर व्यापारी जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वो अगर इसको स्क्रैप करेगा तो उसको इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये भी इसकी प्रोविज़न है इन ब्रीफ। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड कर दिया गया है और इसमें जो स्टोरेज की कैपेसिटी जो थी उसको अनलिमिटेड कर दिया गया है। अब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्या है? ये एक पुराना लॉ है जो एसेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यकता वाली वस्तुएं जो होती हैं उन वस्तुओं को आइडेंटिफाई करता है और उसकी प्रोडक्शन, स्टोरेज और उसकी सप्लाई से रिलेटेड चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसमें जो आइटम्स रखे गए हैं उसमें चावल, दाल, प्याज, आलू, ऑयल सीड्स, इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है और इनको इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि ड्रॉट का सिचुएशन, वार का सिचुएशन, इस टाइप की चीज़ जो हो गई है उसको उस सिचुएशन को छोड़ करके इस पे स्टोरेज करने की कैपेसिटी पे कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है, हटा दिया गया है। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अगर मैं एक सॉस बनाता हूँ, पैंथियन सॉस करके अगर मेरी कंपनी है, तो अगर मैं सॉस बनाऊँ और या कोई और भी चीज़ बनाऊँ, पोटैटो चिप्स ही बनाऊँ, तो मैं अगर फार्मर से उपज अच्छी होती है तो उसको अगर मैं ज़्यादा खरीद करके नहीं रखूँगा तो मुझे बेनिफिट क्या होगा? स्टोरेज करने से मेरी कॉस्ट में भी कमी आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले को अगर आप मार्केट में चीज़ों को उठाने की फैसिलिटी नहीं दोगे तो फिर इसका बेनिफिट नहीं होगा। इससे कोई कालाबाजारी नहीं होने जा रही, क्योंकि अब हम कोई फूड स्कैर्स कंट्री में नहीं है, अब हमारे पास फूड सरप्लस है। तो स्कैरसिटी होने वाली चीज़ नहीं, ऐसा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं। सीजनल फ्लक्चुएशन कुछ चीज़ों में होता है, वो सप्लाई चेन के कारण होता है और ये हर जगह होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये इतने अच्छे बिल्स हैं, इसमें इतने अच्छे प्रोविज़न्स हैं, तो फिर इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम्स तो कई हैं, विरोध होने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि एक फार्मर्स इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि कुछ तो अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स हैं, 30-32 से ऊपर फार्मर्स एसोसिएशंस इसमें विरोध कर रहे हैं
और इसमें कई अलग अलग डिमांड्स आ रही है। अभी गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन हो रहा है, तो जॉइंट निगोशिएशन में क्या पॉइंट्स उठेंगे उसको हम लोग देखेंगे, बट अभी तक से अलग अलग है, कोई फिक्स डिमांड नज़र नहीं आ रही है। फिर भी जो इनके इंटरव्यूज से जो पता चलता है उस पर अगर हम लोग बात करें तो कुछ तो बिल को स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं, तो निगोशिएशन ऐसे तो हो नहीं सकता कि भाई बिल ही हटा दे, तो फिर उसमें निगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, फार्मर्स कुछ ये डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये अश्योरेंस दे कि एमएसपी को हटा दिया जाए। उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि धीरे धीरे करते हुए एमएसपी कहीं ना हट जाए और एपीएमसी हट ना जाए। तो एपीएमसी की तो बात अलग है, गवर्नमेंट ने उसको कभी बिल में बोला नहीं है कि हटाएंगे, और ना ही एमएसपी को हटाने का है। एमएसपी को लिखित रूप में इसलिए नहीं किया गया है कि इस बिल में एमएसपी का कोई प्रोविज़न है नहीं। एमएसपी एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं है। एमएसपी एक लेजिस्लेटिव मेथड से आया हुआ चीज़, यानी इसको कानून नहीं बनाया गया है। ये कानून नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है। इसको फिक्स किया जाता है सीज़न के हिसाब से, CACP इसको फिक्स करती है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने खुद अश्योरेंस दिया है कि इसको हटाया नहीं जाएगा। दूसरा एक डिमांड कुछ फार्मर एसोसिएशन ये कर रहे हैं कि मंडी के बाहर अगर बेचने की बात की जाती है तो वहाँ पर भी MSP जैसा सरकार एक बेंचमार्क प्राइस लगा दे। ये सुनने में अट्रैक्टिव लगता है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मूल्य जो होता है, प्राइस जो होती है, वो मार्केट ड्रिवन होते हैं। मार्केट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसको डिसाइड करते हैं। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है कि 200 से ज़्यादा ऊपर की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो आती हैं उन सारी चीज़ों की प्राइसिंग की जाए, क्योंकि अभी MSP में ही क्वालिटी वाइज चीज़ों की प्राइसिंग की जाती है। और आप समझ लें कि ये फिर से एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनेगी और फिर से इसमें वही सारा रेड टेपिज्म होगा और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और कोई भी जो इसमें किसान की फसल को परचेज करेगा वो एक फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से नहीं परचेज करेगा, वो मार्केट के एलिमेंट के हिसाब से ही करेगा, क्योंकि ये मार्केट का रूल होता है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट एक एक छोटी छोटी चीज़ों की प्राइसिंग को फिक्स नहीं कर सकती, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, ये कतई पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज़ है कि उनको जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक डर है कि ज़मीन चली जाएगी। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि ज़मीन का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, कोई आपको यहाँ पे गुलाम बनाने वाला नहीं है। चौथा डर जो है, जो इसमें मिडल मैन जो आढ़ाती जिनको हम कहते हैं, जो कि एजेंट्स होते हैं, जो कि बाजार समिति चलाते हैं या मंडी जो चलाते हैं, जिनके द्वारा फसल को बेचा जाता है। फसल हम डायरेक्ट तो खरीदते नहीं है, इन्हीं के ज़रिए खरीदा जाता है। तो इनको डर है कि ये एजेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब बाहर की व्यवस्था बन जाएगी तो एजेंट्स को फिर कौन पूछता है। और एग्जाम्पल भी दिया जाता है जियो और BSNL वाला। यू कैनॉट, इसमें यही बात मैं बोलूँगा कि यू कैनॉट कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। जब भी कोई दूसरी पैरेलल व्यवस्था बढ़ती है, कंपटीशन उसमें होता है। हो सकता है कि हम जिस मंडी को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, मंडी को कंपटीशन बाहर से मिले तो मंडी में रिफॉर्म्स चालू हो जाएं। राज्य सरकारों की भी इसमें चिंता है कि राज्य सरकारों का रेवेन्यूज आता था, वो इससे कमीशन खाते थे, और बहुत सारे, अकेले पंजाब का 8,000 करोड़ की सालाना कमाई होती थी। एक्चुअली इस पूरे सिस्टम से सबसे ज़्यादा पंजाब बेनिफिटेड होता है, इसीलिए पंजाब में ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि प्रोटेस्ट है। तो सरकार की अगर चिंता, तो सरकार उसमें रिफॉर्म्स कर सके। ऐसे भी ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है, राज्य सरकारों को चाहिए कि इसमें रिफॉर्म्स करें, तो मंडी शायद इससे रिफॉर्म हो जाए खुद में। सिनिकली सोच करके तो होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें सारी चीज़ें जो होती है एक लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट देगी, इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये सारी जो चिंताएं थी, इन सब का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी सरकार की तरफ से दिया गया है। अब बड़ी बात ये आती है कि एक्चुअली ये है क्या। तब कई बातें उठ करके आती है ये इस आंदोलन के बारे में। पहला सवाल तो ये मन में उठता है, ये अभी आप सोच करके बताना कि क्या ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ये किसान आंदोलन है, या कुछ खास स्टेट के किसान आंदोलन। मेरे कहने का मतलब ये पैन इंडिया आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और कुछ छिटपुट स्टेट्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। अदरवाइज ये पूरी तरीके से फार्मर्स
प्रोटेस्ट नहीं है, कुछ स्टेट के हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि ये स्टेट्स प्रेजेंट सिस्टम से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कमाते थे। एमएसपी की ही अगर हम लोग बात कर लें तो एमएसपी पे पंजाब के 70% से ऊपर परचेजिंग होती थी, जबकि ऑल इंडिया लेवल पे इसका एवरेज काफ़ी कम है, 40% के आसपास आता है। इसी तरीके से हरियाणा में भी अच्छी खासी एमएसपी पे परचेज होती है, यूपी बंगाल जैसे स्टेट में उसके तुलना में काफ़ी कम होती है। तो ये पैम्पर्ड स्टेट कहलाते हैं। इन पैम्पर्ड स्टेट जो हैं इनको ज़्यादा बेनिफिट है, इसीलिए इनको ज़्यादा इसका डर लग रहा है। ये एक पैन इंडिया लेवल का नहीं है, कोई कुछ भी बोले, पर्सनली मेरा तो मानना ये नहीं है, मैं जो रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहा हूँ, ये पैन इंडिया प्रोटेस्ट नहीं है। बाकी स्टेट्स बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है, साउथ के स्टेट पे तो इसका बिल्कुल कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस पर राजनीति हो रही है। जी हाँ, राजनीति हो रही है, और राजनीति होने से आप रोक नहीं सकते हैं। पॉलिटिशियंस का काम है, वो पॉलिटिक्स करेंगे। गवर्नमेंट को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अपोजिशन पार्टी से कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जा करके पब्लिक को समझाएंगे, किसान को समझाएंगे कि भाई ये बिल है, अच्छाई तो आपने ही बतानी होगी। विपक्ष ने तो राजनीति करनी है, वो राजनीति करेंगे। आज के पॉलिटिकल सिनारियो में तो आप वो मॉडल आइडियल कंडीशंस को तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। विपक्ष अपना काम कर रहा है। तीसरी बात इसमें यह होती है कि इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती है। गवर्नमेंट की मेरे हिसाब से गलती यह है कि जब भी कोई बड़ा बिल आता है तो इसी तरीके की कंट्रोवर्सी होती है। हमने देखा कि CAA के बिल जो था, एक्ट बन गया, उसमें भी इसी तरीके का प्रोटेस्ट हुआ था बिना इसके प्रोविजंस को जाने हुए। क्या गलती होती है सरकार से? सरकार को इसमें थोड़ी सी सावधानी अब बरतने की ज़रूरत है। इसने 2 बिल में ऐसा देख लिया। कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो रहा है। सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, इसके इतने सारे पैरेलल सिस्टम्स हैं जो कि सरकारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आगे रखते हैं। सरकार यहाँ पे चूक गई, सरकार से यहाँ पे गलती हो रही है, ये अपनी बात को पहुँचाने में कामयाब नहीं हो पाई। सरकार को सावधानी इसलिए भी बरतनी होगी कि उसको ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ उसके अच्छे बिल्स को, उसके काम को डिमीन करने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं हैं, अपोजिशन पार्टियां ही नहीं हैं, उनका तो काम है। मैं उनको गलत नहीं मानता। ऐसे मीडिया ग्रुप्स भी हैं जिनका ओपिनियन बायस्ड है। ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं जो कि यूँ तो न्यूट्रल होते हैं बट उनका भी बायस्ड है। तो एक बहुत बड़ी मशीनरी आपकी पूरे के पूरे चीज़ों को डिमीन कर रही है और आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। आपको एक काउंटर प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपको इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये बिल परफेक्ट है, कोई भी बिल परफेक्ट नहीं होता है। हर एक में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। इस बिल में भी फ्लॉज हैं, इसमें भी कमी दिखाई दे रही है, इसको सुधार भी किया जा सकता है। लेकिन इसको अगर ये बिल पास नहीं हो पाया तो अगर सरकार को वापस लेना पड़ा तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े रिफॉर्म्स की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं और इनमें वही सब बातें कही गई हैं जो अपोजिशन पार्टियां भी डिमांड करती रही हैं। ये जो यहाँ तक कि ये जो नेता जो हैं, भारतीय किसान यूनियन वगैरह के जो नेता हैं, उनके मैनिफेस्टोज में था। इन्होंने कई वीडियोस डाल रखे हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, मैं लिंक बता दूंगा। यही इनकी भी डिमांड थी कि मंडी सिस्टम को खत्म करो, बिचौलिया को ख़त्म करो। एक कॉमन बात उठती थी कि बिचौलिया है तो किसान कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो इसमें भी कमी हो सकती है, और अगर कमी हुई तो देखो कभी भी होता है तो कुछ ना कुछ उसमें प्रोटेस्ट तो होता ही है। आप 1991 में जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने ओपन इकोनॉमी को लेकर के जब वो आए थे तो इसका भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हुआ था। उस समय का ये बहुत बोल्ड स्टेप था। बहुत बात होती थी कि कम देश बेच देंगे, प्राइवेट के हाथों बेच देंगे, मगर उस समय वो ज़रूरी था। वो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेकर के आए। ऐसा ही ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। 91 का रिफॉर्म जो था वो इंडस्ट्रीज़ के लिए था, इंडस्ट्रीज़ पे फोकस था। लेकिन ये 2020 का जो रिफॉर्म है ये एग्रीकल्चर पे फोकस्ड है। और मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि ये एक बहुत ज़रूरी कदम है। हमको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी, अदरवाइज़ फिर क्या है, पड़े रहिए वही 70 ईयर्स पुराने सिस्टम के साथ। और जब बात आएगी तो आप फेसबुक पे पोस्ट लगा दीजिए फार्मर से रिलेटेड और कुछ कंडोलेंस दे दीजिए, फिर किसान फिर से आत्महत्या करते रहेंगे। स्थिति कभी सुधरेगी नहीं, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपने ओपिनियंस हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये मैंने एक दूसरा व्यू देने की कोशिश की है। नेगेटिव वीडियोस बहुत सारे भरे पड़े हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव एंगल को भी बताने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।